कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को याद है, मैंने पिछले क्लास में आर्टिकल 32 कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 32 में आप लोगों ने 5 तरह के रीट पढ़े थे, और अभी जिसमें आपने एक रीट पढ़ा था याद है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस कल के न्यूज में ही था। जो सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि है, जो अभी आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा, सोनम वांगचुक का नाम, जो लद्दाख के हैं, इनकी जो वाइफ गीतांजलि है, उन्होंने अभी अभी रिसेंटली क्या किया है, गीतांजलि एक, चूंकि सोनम वांगचुक क्या है, अरेस्टेड हैं, तो इनके लिए हेबियस कॉर्पस, ये हेबियस कॉर्पस जो बंदी प्रत्यक्षीकरण अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल किया है, कि कहा कि सोनम वांगचुक का वेयर अबाउट कहाँ है ये हमें नहीं मालूम है। इनको कहते हैं इस जेल में रखे हुए, लेकिन क्या है वेयर अबाउट, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। और चूंकि इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रखा है, इनके अगेंस्ट अभी कोई केस नहीं बना है, इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रखा है, तो ऐसे केसेस में हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल उन्होंने किया है। आप लोग न्यूज में ध्यान रखेंगे तो आप लोग जो पढ़े हैं वो आपको सामने दिखेगा भी, कि भाई कहाँ है, इनको लीगली पकड़ा गया है, इलीगली पकड़ा गया है, आप जरा देखिए। और कोर्ट इसको अगर एक्सेप्ट करता है, एग्जामिन करता है, और फिर तो उनको बुलाया जाएगा कि भाई बंदी को प्रत्यक्ष करें, कोई लीगल किसी का डिटेंशन नहीं कर सकता। चलिए, ये आर्टिकल 32 आप लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। हमने सब के सब, हमने वहां पे एक मेंडामास भी पढ़ा था। आज देखेंगे हम पेंशन के केसेस में मेंडामास इशू होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम देखेंगे और बात भी करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। प्रैक्टिकली आपका प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखेगा। आइए, आर्टिकल 32 ये कंप्लीट हो गया था, इसलिए हम इस आर्टिकल को जस्ट, क्योंकि न्यूज में आया था तो मैंने आप लोगों के नोटिस में ला दिया। आप लोग करंट अफेयर्स खुद भी तैयार कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा। आइए, कुछ आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में आपके बचे हुए थे जिस पे मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं। कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट रिच एरिया है क्वेश्चन का, तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 33 में क्या बातें की गई हैं? कहा गया है जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, जो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, एंड एफआर, आर्म फोर्सेस का मतलब हम ऐसे फोर्सेस के बारे में, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी। दूसरा आप कहें पुलिस, इन लोगों को आपको पता है कई तरह की सरकारें सुविधाएं भी देती है, जैसे इस तरह की एजेंसी हैं। अब इन लोग अगर ये कहें कि हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू स्लीप है, हमें सोने दीजिए भाई, अभी हम नहीं जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने, या हम अभी पब्लिक सर्विसेज में नहीं जाएंगे, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 33 ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है। किसको? ओनली पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं। पार्लियामेंट किस संबंध में एम्पावर्स है? देखिए, मैं यहाँ पे ना आपको बार बार कहता हूँ पार्लियामेंट, मैं यहाँ पे क्लैरिटी के लिए लिखता हूँ नोट दी स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, कोई स्टेट को ऐसा पावर नहीं दिया गया है। इसमें जो एक्सक्लूसिव पावर है किसके पास है? ओनली विथ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। ये एम्पावर है, क्या कर सके? रिस्ट्रिक्ट कर सके एफआर को, रिस्ट्रिक्ट एफआर, या अगर चाहे तो एब्रोगेट भी कर सके उसको, उनके लिए खत्म भी कर दे, एब्रोगेट एफआर। किनके लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ, जो मैंने कहा, ये एजेंसी, इन रिस्पेक्ट ऑफ ये एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ, इन सब के संबंध में ये रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। हमारी पार्लियामेंट एम्पावर्ड है इस संबंध में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक और सेफगार्ड है, कहा जो एम्पावर्ड है, ये लॉ जो बनाएंगे, जो भी लॉ बनाएंगे, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट होगा, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट होगा। कहा इसको
आप चैलेंज नहीं करेंगे बिफोर कोर्ट कि हमारा फंडामेंटल राइट ये देखिए फॉरफिट कर रहे हैं, कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, कहा आप इसको चैलेंज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आप लोग देखिए जो आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए आपको दिखा होगा अलग से कोर्ट मार्शल की व्यवस्था होती है। उनका जो कोर्ट होता है कोर्ट मार्शल बोलते हैं, ट्राइब्यूनल है, एस्टेब्लिश अंडर मिलिट्री लॉ होता है। क्या होता है ये? मिलिट्री लॉ में एस्टेब्लिश किया रहता है जो मिलिट्री के लिए, वहां पे आप फंडामेंट मिलिट्री लॉ में ये एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल है। और याद रखिएगा इस ट्रिब्यूनल में जो इसीलिए ये ट्रिब्यूनल को, जो ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, इसको क्या किया गया है? एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है? हैज बीन एक्सक्लूडेड, has been excluded from writ jurisdiction, from writ jurisdiction, कि भाई इनको कोई कोर्ट तंग ना करे। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या कहिए फंडामेंटल राइट में जो भी है उससे। अच्छा देखिए, मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट रिट किस आर्टिकल के तहत इशू करते हैं? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट किसके तहत करते हैं? ये मैंने पिछले क्लास में बात किया था, आर्टिकल 226। जरा हमें बात करना पड़ेगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या डिफरेंस है। तो हम जरा लास्ट में, फंडामेंटल राइट के लास्ट में आप लोग याद दिला दीजिएगा कि आर्टिकल 226 जिसके तहत हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, और आर्टिकल 32 दोनों में क्या डिफरेंस है जहां सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं, हम इस पे बात करेंगे, सवाल बन के आता है। आइए, ये था हमारा आर्टिकल 33 जो क्या किया, हमारे कोर्ट को पावर दिया। ठीक है, और कहा कि भाई मतलब जो हमारा ये पार्लियामेंट को पावर दिया कि पार्लियामेंट इनके पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। आइए चलो नेक्स्ट आर्टिकल को देखें। आर्टिकल 34 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 34 में जो बात किया गया है मार्शल लॉ, जब सैन्य कानून लागू हो, मार्शल लॉ और एफआर का क्या रिलेशन रहेगा? क्या उस वक्त भी कानून ऐसे ही फंडामेंटल राइट सबको अवेलेबल रहेंगे? देखिए, जब ये मार्शल लॉ इनफोर्स होगा, लगाया जाएगा, तो कहा जाता है कि जो हमारा ये फंडामेंटल राइट है ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस आर्टिकल को, कहा देखिए मार्शल लॉ लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, कोई किसी को ऐसे नहीं, इलीगली नहीं किसी को पकड़ के रख सकता है, ऐसे पकड़ के जेल में डाल सकता है। कहा हैबियस कॉर्पस जो रिट है हमारा, ठीक है, हैबियस कॉर्पस जो रिट है, कहा ये शैल नॉट सस्पेंडेड, शैल नॉट बी सस्पेंडेड, कहा ये कभी सस्पेंड नहीं होगा। याद रखिएगा, तो हैबियस कॉर्पस एक ऐसा रिट है जो किसी भी हाल में, भले मेंडामस, सरसराई, प्रोहिबिशन या कियो वारंटो कोई भी सस्पेंड हो जाए, लेकिन किसी भी हालत में हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, भाई कि कोई किसी को इलीगली पकड़ के नहीं रख सकता है। कहा ये हैबियस कॉर्पस ऑलवेज रहेगा। आइए यहीं पे देखते हैं, आर्टिकल 35 की भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 35 जो हमारे फंडामेंटल रूल का लास्ट आर्टिकल है, इसमें क्या है, कहा गया है कि ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज आपने पार्लियामेंट को पावर दे दिए, फंडामेंटल राइट का लॉ बन गया, सब कुछ रूल बन गया, हर चीज बन गया। कहा मान लीजिए मैंने कहा अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन अगर लोग करे तो
तो कहा इसके लिए कौन लेजिस्लेशन बनाएगा? कहा पार्लियामेंट को पावर होगा। क्या पावर होगा? लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट, कि भाई इनको हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें। गिव इफेक्ट टू प्रोविजन, गिव इफेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ। और आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है? पार्ट 3 पढ़ा है ना? पार्ट 3 मतलब, पार्ट 3 का मतलब आर्टिकल 12 टू 35। कहा इस पार्ट 3 के जो प्रोविजंस हैं इनको इफेक्ट देने के लिए ये पावर किसके पास होगा? एज यूजुअल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पावर ओनली विथ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। नोट दी स्टेट लेजिस्लेचर, क्वेश्चन में स्टेट लेजिस्लेचर घुमा के दे देगा। ठीक है, इनके पास क्या है? शैल हैव पावर, का इनके पास पावर होगा। ये चाहे इसके लिए बनाएंगे। कहा क्या बनाएंगे? तो लॉ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड टू? कहा भाई इसके इंप्लीमेंट करने के लिए। कहा जैसे लॉ रिलेटेड टू, देखिए आर्टिकल आप लोग 16(3) पढ़े थे, वहां पे पढ़े थे रेसिडेंस एज ए क्राइटेरिया फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। तो रेसिडेंस एज ए क्राइटेरिया के लिए वहां पे बनाए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आपने सब पढ़ा था वहां पे रेसिडेंस एज ए क्राइटेरिया। मैंने कहा था जम्मू कश्मीर के लिए भी ऐसे प्रोविजंस किए जाते हैं। सेकेंड थिंग, कहा हमारा पार्लियामेंट के पास ये पावर तो होगा ही होगा, शैल हैव पावर टू फ्रेम लॉ रिलेटेड, ये। और दूसरा क्या? कहा भाई फॉर लॉ बनाएंगे, किसके लिए? फॉर प्रेस्क्राइबिंग। अब जैसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो क्या पनिशमेंट होगा? कहा पनिशमेंट, भाई कोई अगर इसको वायलेट किया तो क्या होगा? ठीक है, किसके लिए? कहा फॉर एक्ट्स, जिसको यहां पे ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। विच आर डिक्लेयर्ड ऑफेंस, विच आर डिक्लेयर्ड इलीगल, कह सकते इलीगल एक्ट, ऑफेंस जो डिक्लेयर किया गया है ऑफेंस अंडर पार्ट 3। पार्ट 3 में मतलब आर्टिकल 12 टू 35 में जो चीजें ऑफेंस है, उस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट होगा, ये हमारा पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखने हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 35 तक की बातें थी। अब जरा हम एक महत्वपूर्ण बात करेंगे कि भाई आर्टिकल 32 जो लास्ट में मैंने कहा और आर्टिकल 226 में क्या डिफरेंस है। देखिए यहां पे जरा समझ लीजिएगा। आर्टिकल 32 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ये देखिए itself is fundamental right, itself is fundamental right। एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, जो स्वयं फंडामेंटल राइट होता है उसको कोई नकार नहीं सकता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आर्टिकल 226 की तरफ जब आप देखेंगे तो आर्टिकल 226 इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि हाई कोर्ट आपकी बातों को नकार भी सकता है। कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट आपकी बात नहीं भी सुनेगा। तो आर्टिकल 226 जब मैं साइड में लिखूं तो मैं कहता हूं आर्टिकल 226 इट इज इटसेल्फ, ऐसे लिखें, इट इज हटा के देखिए, थोड़ा ऐसे अगर लिखें तो अच्छा रहेगा। मैं सीधा सीधा लिखता हूं इटसेल्फ, ये जो स्वयं आर्टिकल है, इज नॉट फंडामेंटल राइट। अच्छा,
आपका मूल अधिकार नहीं है, ये स्वयं मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 कहने का मतलब है आर्टिकल 226 में आप किसके पास जाते हैं? हाई कोर्ट के पास। इसके इस्तेमाल हाई कोर्ट, ठीक है, रिट जारी करने के लिए करता है। ये जो रिट इशू करता है वो स्वयं वही रिट इशू करता है, सॉरी, रिट इशू करता है वही 5 रिट इशू करता है, लेकिन ये किसके कर सकता है? ये फंडामेंटल राइट के लिए भी कर सकता है, एज वेल एज लीगल राइट के लिए भी कर सकता है, आपके लीगल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर सकता है। बट याद रखिएगा, ये हाईकोर्ट आपका, हाईकोर्ट कैन डिनाई, हाईकोर्ट कैन डिनाई, चूंकि आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, डिनाई टू इशू रेट्स, टू इशू रेट्स कर भी सकता है। आप कोर्ट गए लेकिन वो डिनाई कर सकता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट, चूंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कैन नॉट डिनाई, ये नहीं कर सकता है, कैन नॉट डिनाई टू इशू रेट्स। अगर आपने उनके पास अप्रोच किया है, चूंकि आर्टिकल 32 ही आपका फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो तो उसको इशू करना ही पड़ेगा। अगर ऑन मेरिट सब कुछ सही है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो जो फुलफिल नहीं कर रहा है क्राइटेरिया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं इशू करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, दूसरा हाई कोर्ट का देखिएगा, हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है ना, इसका जुरिस्डिक्शन लिमिट होता है। जुरिस्डिक्शन होता है, कहां तक होता है? जुडिशियरी में पढ़ रहे होंगे, जो स्टेट बाउंड्री होता है ना, जहां तक स्टेट बाउंड्री के साथ को टर्मिनस होता है, जहां तक स्टेट बाउंड्री वहीं तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो है ये ऑल इंडिया होता है, याद रखिएगा, ऑल इंडिया जहां तक इसका है। तो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन काफी बड़ा है। अच्छा, एक बात देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है। क्या है आपका? प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। इसलिए ये रिट जो इशू होता है ओनली इन केसेस इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट, ठीक है। मैं ब्रैकेट में देखिए लिख रहा हूं, नॉट इन केस ऑफ लीगल राइट, नॉट इन केस ऑफ लीगल राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका क्या है, एक एग्जाम्पल अगर आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है, ठीक है। अगर इस राइट के वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या रिट इशू करने के लिए? नो, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट काम नहीं आएगा। इसके लिए कौन आएगा? रिट इशू करवा सकते हैं, हाई कोर्ट कर सकता है। बट हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन कर कैसे सकता है? डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट का, डिस्क्रिशन है कि भाई हम करें कि ना करें, मना भी कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इटसेल्फ इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ अपीलेंट, जो भी अपील करता है उनका ये फंडामेंटल राइट नहीं है, जबकि ये क्या है? इटसेल्फ इज फंडामेंटल राइट ऑफ अपीलेंट। तो अपीलेंट जो भी अपील करने वाले हैं उनका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 खुद भी है। इसलिए अच्छा एक बात बताइए, जुरिडिक्शन किसका बड़ा होगा? ये देखता है लीगल राइट भी, लीगल राइट के अगेंस्ट भी इशू करता है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी इशू करता है। इसलिए ऑब्वियसली ज्यादा पावर लगता है कि रिट इशू करने का 226 में है। लेकिन चूंकि इसका जुरिडिक्शन ऑल इंडिया होता है, तो अकेले फंडामेंटल राइट के केसेस में भी होने के बावजूद आर्टिकल 32 ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखने हैं, आप हाईकोर्ट जाएंगे जब रिट इशू करने के लिए तो आर्टिकल 226 में जाएंगे। जो फंडामेंटल राइट नहीं, ये कहां से आया?
पार्लियामेंट को पावर था कि भाई वो अन्य कोर्ट को भी इशू करे। पार्लियामेंट में 200 कॉन्स्टिट्यूशन में ही उस वक्त हाई कोर्ट को दे दिया गया कि भाई ये पावर हाई कोर्ट को भी रहेगा, लेकिन आर्टिकल 226 खुद फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 2226 और आर्टिकल 32 इसका ध्यान रखना है। आइए जब आप बढ़ेंगे, ये हमारा था टोटली फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट से, वो हम चल रहे हैं सेकेंड टॉपिक। इसके आगे थोड़ा सा बात करेंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो फंडामेंटल राइट कंप्लीट करने के बाद जब आपने इसे कंप्लीट कर लिया, ये था आर्टिकल 12 to 35। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको याद रहना चाहिए आर्टिकल नंबर। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डीपीएसपी, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके नाम को ही जरा अच्छे से समझने हैं। ये देखिए, स्टेट पॉलिसी, राज्य आपके लिए कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है, नियम बनाती है, उनको निर्देशित करने वाला, इसीलिए इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे डीपीएसपी लिखेंगे, नीति निर्देशक तत्व। आखिर हमारे देश का कैसा होना चाहिए पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। देखिए, जब संविधान बन रहा था, डीपीएसपी आने के पीछे का प्रोविजन क्या था, इसके लिए आर्टिकल अब आप जो पढ़ेंगे वो 36 से 51 तक कवर हो जाएगा। 35 तक तो आपने पार्ट 3 पढ़ लिया, ये आपका 36 से लेके 51 तक आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके जानने हैं। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आप यूं कहें कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। क्या हो रहा था जब फ्रेम किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त क्या हुआ, दो तरह के राइट्स जो थे, कहा गया पब्लिक को कैसा राइट्स दिया गया, कहा राइट्स दिया जाए। एक तो जैसे फंडामेंटल राइट, कहा ठीक है जो मैंडेटरी है दीजिए। कहा जो स्टेट दे नहीं सकता अभी, हम उसकी गारंटी कैसे लें? कहा जो अभी नहीं दे सकते उसे हम डीपीएसपी में लिख देंगे, ताकि हमारा कोई भी कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल से वायलेट ना करे। कहा जो कानून दे सकते हैं उनके लिए लोग कोर्ट जा सकते हैं, उसको जस्टिसिएबल बोला गया। जैसे कि आप कोर्ट में जाके इंप्लीमेंट करा सकते हैं, यह आपका फंडामेंटल राइट। दूसरा कहा गया ऐसा जिसको अभी हम इंप्लीमेंट करने की हिम्मत नहीं रखते, उनको नॉन जस्टिसिएबल रखा गया। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि भाई इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे कि डीपीएसपी। कहा हम कोशिश करेंगे कि हम इसके आधार पे चलें, जैसे संपत्ति का इक्वल वितरण हो। लेकिन क्या उस वक्त आसान था कि कर ले? कहा आसान नहीं है, अभी तो इसको नॉन जस्टिसिएबल रखेंगे, सरकार कोशिश करेगी ऐसा। तो इसका महत्व ये हो गया कि ये जस्टिसिएबल नहीं है, बट क्या है, इट इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये क्या है, हमारे गवर्नेंस को गवर्न करने वाला फंडामेंटल रूल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री है। देखिए, अभी कोई भी कानून बनता है, जितने पॉलिसी लाए जाते हैं, गरीबी हटाओ, भूखमरी भगाओ, सबको आवास, ये क्यों? क्योंकि इसी फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, तो उसी से गवर्न होते हुए कि भाई इक्वलिटी लाया जाए, जस्टिस लाया जाए, ऐसा करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट हो, उनके लिए क्या है, ये रिकमेंडेशन है कि कानून कैसा बनाए। इट इज रिकमेंडेशन, इट इज रिकमेंडेशन। ठीक है,
to state in legislative आप कहें एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, ठीक है। ये आपके लिए फंडामेंटल है गवर्नेंस में। एक बात याद रखिएगा, मेरा स्क्रीन सब लोगों को दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन कहीं कभी गायब हो जाता है, कभी कभी हो सकता है ऐसा नेटवर्क एरर की वजह से। सब लोगों को दिख रहा है? कोई अनम्यूट करके एक बताएंगे? यस सर। अच्छा चलिए आप जरा, आपको पता चल चुका है कि ये क्या है। अच्छा उस वक्त एक बात बताइए, ये रिकमेंडेशन था लेकिन इसको फंडामेंटल नहीं रखा गया, क्यों ऐसा किया गया? देखिए इसके पीछे दो रीजन था। व्हाई नॉट इट हैज बीन इंक्लूडेड, ये दिस रूल हैज बीन इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए वहां पे ना, आप गौर से जब देखेंगे इसको, रीजन फॉर कीपिंग इट नॉन जस्टिसिएबल, रीजन फॉर कीपिंग इट नॉन जस्टिसिएबल, अगर आप देखेंगे क्यों ऐसा रखा गया कि भाई उस वक्त हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे। रीजन फॉर, मैं लिखूं कीपिंग इट नॉन जस्टिसिएबल, क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लैक ऑफ रिसोर्सेस थे। देश आजाद हुआ था, इतना नहीं था कि इस तरह की आजादी दे सकते हैं। दूसरा, इंडिया के भीतर क्या था? इंडिया के भीतर वास्ट डाइवर्सिटी थी। एक ही तरह के जूते सब जगह फिट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें क्या हुई थी कि भाई पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि हम इस तरह के कानून भी उनके लिए दे पाए, ठीक है। तो देना संभव नहीं था, इस वजह से इसको क्या रखा गया? नॉन जस्टिसिएबल रखा गया। डीपीएसपी को कहा गया ये सब थोड़ा ज्यादा बड़ा ऊंचा आदर्श है, ठीक है। आइए अब जरा डीपीएसपी में हम आगे बढ़ते हैं और जरा इसके प्रोविजंस की बात करते हैं। आर्टिकल्स पे जब आप आएंगे, मैंने कहा 36 से 51 तक आपका क्या मिलेगा? डीपीएसपी मिलेगा। ये लिए कहां से गए हैं आपको? मैंने जब संविधान के सोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने कहा था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। इसमें दो आर्टिकल मैं शुरुआती बात करना चाहता हूं। दो आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 36 कुछ नहीं बताता, कहता है डिफिनीशन ऑफ स्टेट क्या होगा, हम किसे स्टेट मानेंगे, डिफिनीशन ऑफ स्टेट क्या होगा। कहा डिफिनीशन ऑफ स्टेट राज्य, और राज्य का कहा वही सेम डिफिनीशन होगा जो हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा है, सेम डिफिनीशन एज इन फंडामेंटल राइट। चलिए 36 खत्म हो गया। आर्टिकल 37 इसी के बारे में कहता है कि भाई इट इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री। जो मैंने कहा फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, तो ठीक है, देश के गवर्नेंस में ये फंडामेंटल राइट है। ये वो बातें हैं जो हम दे नहीं सकते, ठीक है। वो बातें हैं जो उस वक्त हम नहीं दे सकते थे, लेकिन अब हमें क्या है, देना जरूरी है। तो ये वो सब चीजें हैं। धीरे धीरे देखिएगा डीपीएसपी से चीजें फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट होते जा रही हैं।
अब जब इस राइट को आप पढ़ने के लिए आइएगा, 36 37 हमने पढ़ लिया, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ही पढ़ेंगे। सारे के सारे चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उतना आपके क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, लेकिन जो इसमें आइडियोलॉजी है, आप डीपीएसपी को देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखेंगे, तो यहाँ 3 तरह के आइडियोलॉजी पे आधारित थे। देखिए, संविधान बन रहा था तो गांधी बाबा का अपना इंपॉर्टेंस था, कांग्रेस का अपना था सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी, तो और कुछ कॉरपोरेट भी होने चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जितने भी बातें डीपीएसपी में लिखी गई उसको हम क्लासिफाई करते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या है, जो कंटेंट या नेचर है, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन आप कहिए कंटेंट की किस आर्टिकल में क्या कहा गया है या नेचर क्या है, उसके आधार पे 3 भागों में हम बांटते हैं। एक तो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पे आधारित, समाजवादी व्यवस्था पे आधारित। हमारा देश नया नया बना था, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी होगा नहीं होगा, इन सब चीजों को। एक था गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आधारित, जो आप कह सकते हैं ना, गांधी जी का बहुत कुछ उसमें देश योगदान में था। तो जो गांधीयन प्रिंसिपल्स गांधी के फिलॉसफी पे आधारित था। जैसे गांधी का फिलॉसफी आप देखेंगे तो सर्वोदय का, सत्याग्रह का, ये देखेंगे। और थर्ड जो था वो लिबरल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। लिबरल प्रिंसिपल्स हम सब में से चीजों को पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर भी देखते चलेंगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि कौन से ऐसे पूछे गए हैं सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पे आधारित हैं, कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, कौन से लिबरल प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। चलिए सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को सबसे पहले देखा। अच्छा चलिए सबसे पहले गांधीयन प्रिंसिपल्स देखते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल सबसे आसान है। गांधी जी के क्या क्या कहने थे भाई, खादी पहनो। गांधी जी पंचायती राज के बड़े समर्थक थे, ठीक है, खादी के बड़े समर्थक थे। पशु हत्या का विरोध करते थे, वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। वो वाइन पीने में मनाही करते थे कि अब ड्रिंक नहीं कर सकते हो नशीले पदार्थों का। इसलिए याद है महिलाओं को उन्होंने क्या भेज दिया था, स्वतंत्रता के बारे में आप लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा होगा। तो गांधी जी ने क्या किया था, वुमेन्स को भेज दिया था, महिलाओं को भेज दिया था शराब दुकान पे धरना देने के लिए। आप यहां पे देखेंगे आर्टिकल 40 में आपको गांधी का पूरा पूरा दर्शन दिखेगा। वो कहेंगे विलेज पंचायत होगा। क्या होगा, विलेज पंचायत होगा, ठीक है। तो देखिए गांधी की बात देखिए, पंचायत की बात वो करते थे, मतलब ये उन्होंने विलेज पंचायत क्या है, आज भी देखिए चुनाव होता है और यहाँ पे प्रधान, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में फंक्शन करती है, नहीं करती है ये विलेज पंचायत, फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आज भी देखिए कई और पावर पंचायत के बढ़ाए जा रहे हैं। तो एक तो आर्टिकल 14 में गांधी का आपको दिखेगा। अन्य आर्टिकल में देखते हैं, आर्टिकल 43 में आप देखिएगा, मैं छांट छांट के लिख रहा हूं। गांधी कहते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में, इसी के बारे में कहा गया है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी को बढ़ावा देना है। जीएफआर पढ़ रहे होंगे हम लोग बड़ा जल्दी, इसी मंथ जीएफआर डीएफपीआर सब पढ़ने वाले हैं। वहां पे भी देखेंगे कॉटेज वाले को स्पेशल छूट है प्रोक्योरमेंट में, ये वो उनको स्पेशल प्रिविलेज भी दिया गया है, ठीक है। आप देखेंगे आर्टिकल 43B ये नया जुड़ा है। क्यों जुड़ा गया डीपीएसपी में, वही गांधीयन प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए। ये कब जुड़ा था पता है आपको, 97th अमेंडमेंट 2011 में जुड़ा था। मैं बताते चलता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। 43B में क्या है पता है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब तो अलग मिनिस्ट्री भी इसके लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, जो होम मिनिस्टर देखते हैं।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज। गांधी कहते थे, गांधी पंचायती राज व्यवस्था, सबका सर्वोदय, इन सब में विश्वास करते थे। इसीलिए कॉटेज, वो कहते थे, आप गांधीयन इंस्टीट्यूट जितने भी देखेंगे वो अपना छोटा छोटा साबुन तक खुद बनाने की कोशिश करते हैं, निर्भरता नहीं रखते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कहते थे कि बढ़ाइए, ये सोसाइटीज काफी महत्वपूर्ण होता है, लोग आपस में मिलकर बनाते हैं और डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। तो ये देखेंगे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में दिखेगा आपको गांधीयन फिलॉसफीज में। आर्टिकल 46 में आप देखेंगे गांधी जी हरिजन के बारे में बात करते थे, कहते थे ना, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सबके डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे, वही चीज दिखेगा। उन्होंने कहा प्रमोट करिए एजुकेशन को, ठीक है, प्रमोट एजुकेशन, प्लस ध्यान रखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ताकि सबके लिए चीजें रहे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ हरिजन, शेड्यूल कास्ट और जो ट्राइबल्स हैं, एसटी, ठीक है, प्लस अदर वीकर सेक्शन, इनके बारे में भी उन्होंने, गांधी जी हमेशा इन सब के बारे में बात करते थे। तो गांधी का देखिए दर्शन यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, आपके संविधान में भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 47 देखिए सब गांधीयन दर्शन पे है। कहते हैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं पीना है, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। मैंने कहा महिलाओं को भेज देते थे वाइन दुकान पे ताकि पुरुष लोग कोई नहीं खरीद पाएंगे, और अधिकांश पुरुष महिलाओं को दुकान पे धरना देते हुए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के शॉप पे धरना हुए देते हुए देख करके वापस चले जाते थे, नहीं खरीद पाते थे। कुछ जो खरीदने के लिए गए, विरोध हुआ, लड़ाई हुई, ये वो आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम में। गांधी का ये टैक्टिस था और काफी हिट रहा ये फॉर्मूला। देखिए वो पशु हत्या, हिंसा मना करते थे, तो आपको ऐसे चीजों को आप चूज भी कर सकते हैं। प्रोहिबिट स्लाउटर, जो प्रोहिबिट स्लाउटर ऑफ, गाय के काफी रक्षक थे, काउज, उसके बाद उनके जो बछड़े होते हैं काल्व्स, एंड अदर आप कह सकते हैं, एंड अदर्स जो मिल्स कैटल्स हैं या अन्य जानवर भी हैं, हिंसा का विरोधी थे, उन सबको कहते थे कि नहीं नहीं इनका दूध, गाय पालन करिए, पशु पालन करिए। गांधी बड़ा एक ऐसे सिस्टम बनाने की बात करते थे जहां पे निर्भरता ना हो, जैसे पशुपालन करिए, पशुपालन वैज्ञानिक विधि से, साइंटिफिक मनोवृत्ति से उसको बढ़ाना चाहते थे। कहते थे कि नहीं आप सिर्फ अंधविश्वासों में नहीं दीजिए। तो वो एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करना चाहते थे, प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री। वो भी कैसे, तो कहा कि भाई इन साइंटिफिक वे, साइंटिफिक तरीके से आप इसे करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ किए जा रहे हैं। गांधी का आपको दिखेगा आर्टिकल 48, जब आप 48A कहिए यूं तो आर्टिकल 48A, आप वहां पे देखेंगे वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। उनको हिंसा पसंद नहीं थी, तो कहते हैं कि भाई जो जंगली जीव जंतु हैं या पर्यावरण है सबको बचाना है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, आप उनको नहीं मारिए, प्लस इन्वायरमेंट, इन सब में गांधी का बुक जब पढ़ेंगे इस सब के बारे में उन्होंने बात किया है। वही बातें आपके संविधान में भी दिखेगा, डीपीएसपी में। तो हमारा जो अभी कोई पॉलिसी बनता है, आप देखिए वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने वाला होता है, ध्यान रखा जाता है इन सब बातों को, और इन सब चीजों को प्रमोट करने वाला। अभी विलेज पंचायत को कितना ज्यादा पावर दिया जा रहा है, हर डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत, ये वो लोग आपस में खुद मिलके करें, इस तरह की बातें की गई है। जरा सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी, चूंकि नेहरू सोशलिस्टिक विचारधारा के थे, तो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पे जब आप चलेंगे तो आप वहां पे देखें उनका भी प्रभाव था, वो भी वहां पे बना रहे थे। तो जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी था आपका डीपीएसपी में,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या था, मैंने गांधीयन फिलॉसफी पे आधारित मैंने पढ़ लिया कि भाई गांधीयन आइडियोलॉजी पे कौन कौन सी चीजें थी। अच्छा, एग्जाम में आए तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको पता चल गया होगा अगर आप गांधी को समझते हैं। अब सोशलिज्म को आप अगर समझते हैं, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी, देखिए एक सोशलिस्टिक होता है मार्क्स वाला, वो मार्क्स वाला नहीं चाहिए। सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पे मार्क्स वाले में क्या था कि भाई योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार वेतन। अब जो ज्यादा योग्य है ज्यादा काम करे, और जो आलसी है उसको भी आवश्यकता अगर है ज्यादा पैसे की तो मिल जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है, यूटोपिया है वो, एक मतलब कह सकते हैं सपनों का महल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे नेहरू की सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है या इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है, वो कह सकते हैं प्रॉपरली मतलब प्रैक्टिकल वे में है। जिससे मैं बात करूं आर्टिकल 38(1) की, आप यहां पे देखेंगे कहते हैं पब्लिक वेलफेयर प्रमोट करने की बात की गई है कि भाई किसको वेलफेयर को प्रमोट करिए, प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। कहा लोगों के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करिए, राज्य कैसा हो, लोक कल्याणकारी हो। इससे क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर करने के लिए कैसे सही होगा, तो कहा सिक्योर सोशल, सामाजिक न्याय होने चाहिए, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए ये तीन अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल जस्टिस आपका राजनीति में भी इक्वल प्रतिनिधित्व हो, इकोनॉमिक सब में पैसों का, सबकी आर्थिक हालत, सबको बेनिफिट, हर चीज समान मिले, और सोशल समाज में किसी को अनटचेबल ना बनाया जाए, तिरस्कार नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये जस्टिस होना चाहिए। हमारा कोई भी कानून बनता है उसका ऑब्जेक्टिव आज भी डीपीएसपी से गवर्न है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए। गरीबी हटाओ, क्यों, क्योंकि सबके लिए आवास, क्यों, ताकि सबको रहने का हो। इस तरह से हर घर नल जल की व्यवस्था, क्यों, ताकि सबको जो इक्वलिटी मिल सके, ठीक है। आजकल आप देखेंगे कि भाई राजनीति में भी सबको प्रतिनिधित्व चाहिए, ये पॉलिटिकल जस्टिस अचीव करने के लिए है। ये हमारा डीपीएसपी से गवर्न होता है। 38 में ही आप देखेंगे, 38(2) में जो बात किया गया है वो देखेंगे, कहता है मिनिमम इनइक्वालिटीज थी उस वक्त, फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं दिया जा सकता था। कहा मिनिमाइज करिए इन इक्वालिटीज को। किस चीज की इनइक्वालिटीज, कहा जो इनकम, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, अभी हम एकाएक नहीं कर सकते लेकिन हम कोशिश तो करते हैं। कहा इसको आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा जाएगा। कहा सबको अभी बराबर नहीं दे सकते हैं, तो चलो हम इसके लिए कोशिश करेंगे, हमारा हर कानून इसी से गवर्न रहेगा, ठीक है। आप 39 आर्टिकल में देखेंगे, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी में सबको काम मिलना चाहिए। 39A में आप देखें, 39 की हम बात करते हैं, तो कहते हैं कि जितने सिटीजन हैं सारे सिटीजन को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अभी मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। सबको जीवन जीने के लिए इस तरह का एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं मिल पाता है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि भाई सबको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। जिस दिन सरकार देने में कामयाब हो जाएगी उस दिन याद रखिएगा फंडामेंटल राइट बना देगी सरकार सब लोगों का, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी लाइवलीहुड का जो राइट है, कोर्ट ने तो कह दिया है कि फंडामेंटल राइट भी है, बट अभी हमारे डीपीएसपी में भी एग्जिस्ट करता है। देखिए बी में कहा गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्स हैं, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेस हैं होना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल मटेरियल रिसोर्सेस, कहीं कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉनिक कैपिटलिज्म आता है
तो किसी एक व्यक्ति के लिए ही सारा चीज रिजर्व कर दिया जाता है, वो भी हमारे संविधान के डीपीएसपी के अगेंस्ट है। इसीलिए देखते हैं कि विपक्ष विरोध करता है कि एक ही व्यक्ति को क्यों क्रॉनिक कैपिटलिज्म, वेल्थ कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी को आगे कहा गया है प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्यों कहा जाता है, एक ही व्यक्ति को क्यों नहीं दिया जाए हर चीज। ठीक है, वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास सरकार ना दे, इक्वलिटी सबको दे, सबके लिए करे। इसीलिए देखते हैं कई बार विपक्ष के आरोप को आप देखेंगे सरकार के ऊपर रहता है कि सरकार एक ही व्यक्ति को हर चीज दिए जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। संविधान लेके विपक्ष दिखाते हैं, वो 39C की रेफर कर रहे होते हैं कि प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी एक को ही पोर्ट, सी पोर्ट, ये वो हर चीज, कोयले खदान सब मत, एनर्जी सब मत दे दीजिए, अलग अलग लोगों को दिया जाए। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। मैं कुछ और बातें करता हूं, सब की बातें नहीं करता सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी में, कुछ और आर्टिकल्स पे मैं बातें करूंगा। 39A आप जब वहां देखेंगे फ्री लीगल एड टू पुअर की बात की गई है, फ्री लीगल एड टू पुअर। आजकल देखते हैं आप वहां पे जाइए, जितने गरीब लोग हैं फ्री एड की व्यवस्था है, थोड़ा सुविधा अवेल करने में मेहनत लग जाता है। ठीक है, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी में ऐसा नहीं है कि बूढ़े व्यक्तियों के लिए जगह नहीं होता है। आर्टिकल 41 में जब आप देखेंगे, ठीक है, कहा कि अगर मान दीजिए ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिजेबलमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कहा तो राइट टू वर्कर, उनको मतलब वर्कर का भी राइट होना चाहिए, उनको भी राइट टू पब्लिक असिस्टेंस होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ डिस्पैरिटी कर सकते हैं। हम कहें अगर इसे लिखने के लिए, इन केस ऑफ ओल्ड एज या सिकनेस, आप देखिए कोई डिजेबल्ड पर्सन को भी आप कंड्यूसिव माहौल देने हैं वर्क के लिए, सिकनेस हो, डिजेबलमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, सिकनेस, डिजेबलमेंट, ईटीसी मैं कर देता हूं, पूरा आर्टिकल लिखना पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ समझाने पर्पज से मैं यहां लिख रहा हूं। उनके लिए भी आप क्या करिए, सिक्योर राइट टू वर्क, कि भाई ओल्ड एज पर्सन है तो कैसे काम करेंगे, राइट टू वर्क आप उनका सिक्योर करिए। उनके लिए भी अगर जरूरत है, जो मान लीजिए डिजेबल हैं, उनके लिए भी राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। आजकल आप देखिए जैसे कि डिजेबल्ड पर्सन के लिए आपको अलग से चढ़ने के लिए रैंप बना हुआ मिलता है। क्यों मिलता है? ओल्ड एज पर्सन के लिए अलग से सुविधाएं दी रहती है, आप चुनाव में वोट डालने जाए वहां पे अलग से लोग रहेंगे, क्यों दी जाती है? या वर्कर्स के लिए इस तरह की सुविधाएं दी जाती है, इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारा डीपीएसपी कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि आपको ये सारी व्यवस्थाएं देनी है। कुछ मैं और आर्टिकल इसी में बात करना चाहता हूं जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से रिलेटेड हैं, मैं उसमें कुछ और जैसे छोटे छोटे आर्टिकल्स बात करना चाहता हूं। आर्टिकल 42 में देखिए कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट होना चाहिए महिलाओं को। आप लोगों को मैटरनिटी लीव, आप लोगों ने लीव रूल में पढ़ा था, क्यों आया आपके रूल में, आपके लेजिस्लेशन में क्यों लाया गया? क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट की बात की गई है यहाँ पे डीपीएसपी में, तो आपके देश के कानून में भी आपको वो दिखेगा। कहा जाता है कि भाई जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन आपको मिलना चाहिए वर्कर के लिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्कर। तो आप ऐसा क्यों कहा गया?
आप देखिए जहां पे भी काम करते हैं वर्कर, उनके बच्चों के लिए स्कूल होगा, उनके लिए टीचर की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए हेल्थ सुविधाएं दी जाएगी। जो भी उन्हें काम करवाने वाले एम्प्लॉयर हैं उनकी जिम्मेदारी है। आप देखेंगे आर्टिकल कह सकते हैं कि मैं एक आर्टिकल और बात करता हूं जो गांधीयन आइडियोलॉजी पे भी आ जाता है, लेकिन समाजवादी आइडियोलॉजी से मोर और लेस रिलेटेड है। 43A की बात करेंगे। आजकल वर्कर एसोसिएशन होते हैं, ये एसोसिएशन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वर्कर एसोसिएशन देखते हैं धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। ये पहले नहीं था, इंदिरा गांधी के समय में जुड़ा था, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दे तो आप लोग। 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा था 1976 में। और ध्यान रखिएगा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, वहीं पे ये बात आया था। पहले ये गांधी भी चाहते थे, और सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी में कोई राजा नहीं हो सकता, जो लोग इन्वॉल्व हैं, समाजवादी व्यवस्था है, वो उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे मैनेजमेंट में। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर भी दिखेगा। ये सब चीजें मैंने जस्ट कुछ उदाहरण दिए हैं, आप देखेंगे आपके स्टडी मटेरियल में जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ ऐसे सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी समझाने के लिए आपके लिए ये बात किया, कुछ उदाहरण भी दिए। ये सब आर्टिकल आपको याद रहेंगे, जो मैंने बोले हैं वो आपको याद रहेंगे। थर्ड वन देखिए, जो डीपीएसपी में आप पढ़ रहे हैं, थर्ड वन मैंने कहा आपने गांधीयन आइडियोलॉजी पढ़ा, ठीक है, गांधीयन आइडियोलॉजी आपने पढ़ा, आपने सोशलिस्टिक पढ़ा कि भाई सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पे कौन सा चीज है। अब आपको पता चल रहा होगा कि हमारे देश की कानून बनाने वाले को कुछ तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि विदाउट गाइडिंग प्रिंसिपल्स वो बना रहे हैं। कुछ लिबरल आइडियोलॉजी है। लिबरल आइडियोलॉजी क्यों बात कर रहे हैं आजकल ज्यादा, जैसे कहते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सब के बारे में हम लिबरलिस्टिक, ये लिबरलिज्म, अब तो न्यू लिबरलिज्म की बात होती है, खैर उसमें हम लोग को अभी नहीं जाना है, लेकिन ये लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। जैसे आर्टिकल 44 की बात करें, जो मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप देखिए आजकल इस पे खूब बात हो रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म, मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, थोड़ा बेसिक समझाएंगे। दो एस्पेक्ट डीपीएसपी में जरूरी है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है कि भाई सबके लिए एक ही जैसा कानून हो, ठीक है। आर्टिकल 45 जरूर बात करेंगे, इसमें चेंज भी हुआ था। देखिए कौन से आर्टिकल से चेंज हुआ था, आप लोग अभी सोचेंगे, मैं तो बताऊंगा ही, तब तक सोच के देखिए याद है कि नहीं है। यहां पे कहा गया एडुकेशन टू ऑल चाइल्ड until attains the age of 6 years, attains the age of 6 years, 6 साल तक के बच्चे को कोशिश करेगी सरकार, क्या करेगी, एजुकेशन देने के लिए। अब आपको याद आइए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए तो फंडामेंटल राइट हो गया है 21A, आर्टिकल 21A, याद आया, राइट टू एजुकेशन। यहीं से उठ के गया ना, पहले हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, अब लगा सरकार को कि हाँ इसे हम फंडामेंटल राइट के रूप में दे सकते हैं, तो सरकार ने क्या किया, दे दिया। और ये किस अमेंडमेंट से जुड़ा था, अब आप लोग पकड़ लिए होंगे, 86th अमेंडमेंट 2002 से आया था। राइट टू एजुकेशन आप लोगों को याद है, तो 6 से पहले था, यहाँ 14 साल तक के बच्चों के लिए लिखा हुआ, अब 6 साल तक के बच्चों के लिए सरकार
कोशिश करेगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 45 में ये चेंज आया था, याद आया आप लोगों को? जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था आर्टिकल 45 में चेंज आया था जब 21A जुड़ा था। क्या चेंज आया यहाँ पे क्लियर है, एग्जाम में पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 49 की बात करें, जरा देखें। कहते हैं कि जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करिए। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। कहते हैं जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं आप उनको भी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, आप उनको क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हैं। या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं विथ उसमें कुछ नया आर्ट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कह सकते हैं आर्टिस्टिक चीजें, आर्टिस्टिक जिससे आपको पता चलता है पुराने कल्चर्स, ये सब आप उसे प्रोटेक्ट करिए। आर्टिकल 50 लिबरलिज्म के कंसेप्ट में देखिए, सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आपके देश में भी है सेपरेट जुडिशियरी, जुडिशियरी पे एग्जीक्यूटिव का ज्यादा कुछ नहीं चलता, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये क्या है, लिबरल आइडियोलॉजी है। एग्जीक्यूटिव्स इन पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक सर्विस के लोग हैं ये इन पे दबाव नहीं बनाएंगे, ये इंडिपेंडेंट काम करेंगे, इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए सेपरेट जुडिशियरी होगा। लिबरल आइडिया में पूरा देश जुड़ता है, पूरे विश्व से ग्लोबल आइडियोलॉजी की बात होती है, आपको पता है। अब न्यू लिबरलिज्म की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो आर्टिकल 51 भी आप देखेंगे तो बात करेगा कि भाई प्रमोट करिए इंटरनेशनल पीस। भारत करता है इस काम में, इन्वॉल्व क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है हमारे पॉलिसी का वो कहता है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करिए। ऑनरेबल रिलेशंस विथ नेशंस, हम हर देश के साथ क्या करते हैं, अच्छा रिलेशन रखते हैं। ऑनरेबल इज्जत के साथ, रिलेशंस विथ अदर नेशंस, सबसे हम क्या करते हैं। अब ये नहीं कि पाकिस्तान लड़ाई करेगा, आतंक फैलाएगा तो उससे भी हम रखेंगे। जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि डिस्प्यूट कैसे सेटल करेंगे, बातचीत से। सेटल डिस्प्यूट्स कैसे करेंगे, बाय आर्बिट्रेशन। कौन सा डिस्प्यूट, इंटरनेशनल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में ब्रैकेट में लिख देता हूं इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल जो भी डिस्प्यूट होंगे बाय आर्बिट्रेशन, मतलब हम लड़ाई नहीं करेंगे, आर्बिट्रेशन से, बातचीत से, मध्यस्थता करके खत्म करेंगे। ये सब लिबरल आइडियोलॉजी पे है और आपके प्रिंसिपल्स में भी ये दिखता है। अब आपको पता चल चुका होगा सरकार कहां से ये सब चीजें लाती है कि भाई हम ऐसे बातचीत करके हल करेंगे। तो डीपीएसपी से ऑलरेडी संविधान में बताया हुआ है, वहीं से चलते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम तो लड़ाई करके ही कब्जा कर लेंगे। आइए जरा देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डीपीएसपी में। अभी आप लोगों ने डीपीएसपी के क्लासिफिकेशन को देखा, अब मैं दो एस्पेक्ट बात करूंगा डीपीएसपी में। एक तो मैं बात करूंगा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है इनका, किसके साथ, कई बार फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ध्यान रखिएगा, एक कोर्ट का जजमेंट है कि भाई एफआर से डीपीएसपी बड़ा है और यह आज तक चलते आ रहा है। देखिए आप लोगों को पता है डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसिएबल, कोर्ट में नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसिएबल। एफआर जो है जस्टिसिएबल है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कौन बड़ा होगा, एफआर बड़ा होगा कि डीपीएसपी बड़ा होगा, आप लोग ऑर्डिनरीली बोल देंगे हाँ जी ये करेक्ट है। बट इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि भाई फंडामेंटल राइट नहीं बड़ा होगा, डीपीएसपी भी कुछ ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट से बड़े हैं। जरा देखें वो कौन सी डीपीएसपी है।
संविधान में इंदिरा गांधी ने ऐसा किया। 25th अमेंडमेंट 1971, आप लोगों को ईयर भी याद होगा, 71 से ही शुरू हुआ था, 24 से 42 तक इंदिरा गांधी का है। जो इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 31C, 31C ऐड किया गया, एडेड। यहां पे क्या ऐड किया, बहुत अच्छे से समझिएगा। कहा गया कि 2 DPSP 39B प्लस 39C क्या होगा, ग्रेटर देन होगा हमेशा किससे, तो कहा भाई आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम वाला आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 जो अब तो नहीं है, डिलीट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी, प्लस इस पे लगाया गया, इंदिरा गांधी ने कहा नो जुडिशियल रिव्यू होगा, नो जुडिशियल रिव्यू, इसको कोर्ट नहीं देखेगा। सवाल उठता है मन में कि सर ये 39B में क्या था कि इतना इंपॉर्टेंस दिया गया। 39B जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी में, सबसे पहले याद करिएगा, मैंने बताया है अभी ही, इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, कोई किसी एक को ही नहीं देगा, मटेरियल रिसोर्सेस, वह सब में इक्वलिटी डिवाइड हो। और 39C प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंट, आज भी विपक्ष इसके लिए लड़ रही है, प्रिवेंट सरकार पे आरोप लगाती है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये 2 ऐसे आर्टिकल थे जिनको ऊपर कर दिया गया। फंडामेंटल राइट ये सब है ना, इन सब से ऊपर कर दिया गया, कहा गया नो जुडिशियल रिव्यू होगा इसका। ठीक है, कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया। जो याद है 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती जजमेंट आया, केशवानंद भारती जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को ये आया था। ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये पार्ट करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पार्ट करेक्ट है, और कहा नो जुडिशियल रिव्यू, इसको क्रॉस कर दिया, कहा नहीं नहीं ये गलत है, ये खत्म हो गया। केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद आज का सिचुएशन ऐसा है, इस जजमेंट के बाद का सिचुएशन जब आप एसेस करें तो पाएंगे कि ऑल डीपीएसपी, ठीक है, तो जितने डीपीएसपी हैं उसमें से जो 39B और 39C हैं, ये क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी है। ये ग्रेटर देन किससे हैं, फंडामेंटल राइट से हैं, इनका महत्व ज्यादा है। तो देखिए नॉन जस्टिसिएबल होते हुए भी कितना महत्वपूर्ण है ये 2 डीपीएसपी 39B और 39C, जो फंडामेंटल राइट से भी क्या है, बड़ा है। आज के केस में, ठीक है, आज के केस में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स छोटे हैं, सारे के सारे फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से बड़े हैं, बट दो एक्सेप्शन है, जिसे मैंने एक्सेप्शन के रूप में पढ़ा। कौन सा, 39B और 39C, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कभी कभी। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सब बात ठीक है, हमें हार्मोनी रखना होगा,
बड़ा कन्फ्लिक्ट होता था। कहा हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहा संविधान का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए अब इसको तो कोई हटा ही नहीं सकते। दो देखिए, दो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से बड़े भी हैं, बकाया सब छोटे भी हैं, बट इनके बीच हार्मोनी रहेगी। अब ये हार्मोनी बताएगा कौन? तो ये बताने का काम कोर्ट का है। तो कोर्ट समय समय पे ये हार्मोनी बताते रहता है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट बनाए रखता है हार्मोनी। तो अगर आपके एग्जाम में आए तो कौन सा ऐसा डीपीएसपी है जो बड़ा है, ध्यान रखना 39B और 39C, ये पूरे बताने का एक क्वेश्चन इससे बन जाता है और लोग फंस जाते हैं। लोगों के मन में आता है कि नहीं एफआर ही हमेशा बड़ा होगा। दूसरा कंसेप्ट मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ दो तरह के लॉज आपको मिलेंगे। एक तो क्रिमिनल लॉज मिलेंगे, समझ लीजिए कभी क्वेश्चन आए चर्चा में रहता है। एक तो क्रिमिनल लॉज मिलेंगे, दूसरा सिविल लॉज मिलेंगे। सिविल लॉज का मतलब क्या? जैसे मैरिज से जो संबंधित लॉ है, सक्सेशन, प्रॉपर्टी किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, सक्सेशन लॉ, डाइवोर्स लॉ, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सिविल लॉज है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें ये हैं। और जब आप क्रिमिनल लॉज में देखेंगे तो जहां मारपीट ये वो फाइटिंग सब क्रिमिनल लॉज हो गया। देखिए, क्रिमिनल लॉज हमारे देश में सबके लिए इक्वल है। ये इक्वल है, ये इक्वल इसलिए है कि चोर ही चोरी हिंदू करे कि मुस्लिम, जेल उतना ही जाना है, मारपीट करे सबके लिए वही होगा। सिविल लॉज में डिफरेंस है। सिविल लॉज में डिफरेंस कहां से आ गया? डाइवोर्स के लिए देखिए, हिंदू में हिंदू लॉज चलेगा, मुस्लिम में मुस्लिम लॉज, पर्सनल लॉज की बातें आ गई, 3 बार वो कर दिए, तलाक के नाम पे बोल दिए। तो अगर ऐसा सिचुएशन यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाएगा जब आपका क्रिमिनल लॉज, ठीक है, प्लस सिविल लॉज दोनों मिलके क्या हो? इक्वल लॉ टू ऑल, इक्वल लॉ टू ऑल सिटीजन। जब सबके लिए हो तो उसी को क्या कहते हैं? उसी अवस्था को कहा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हमारा जो डीपीएसपी है, इसीलिए तो पार्टियां बात करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए हैं। कहते हैं ये अभी हमारे में क्या है? नॉट दी सेम, सबके लिए सेम नहीं है। किसी का तलाक ऐसे हो जाता है, किसी को 4 मैरिज करने की छूट है, किसी को 1 की छूट है, इस तरह का डिफरेंस है सिविल लॉज में, ओनली सिविल लॉज में। क्रिमिनल लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस दिन ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि क्रिमिनल लॉज एज वेल एज सिविल लॉज दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण केस है, उस केस को मैं रेड इंक में लिखता हूं। देखिए, ये केस है, साहबानों का केस है, 1985 का है। आप लोगों को नाम याद होना चाहिए। साहबानों केस 1985 का केस है, 1985 में। इसमें कोर्ट ने कहा था मुस्लिम महिलाओं को भी सिविल लॉ जो आपके हैं वही लागू कर दिया था। साहबानों का हस्बैंड उनको वो 3 बार तलाक 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 करके छोड़ दिया और उनको जो भरण पोषण की राशि दी गई, ये मुस्लिम महिला थी, बहुत कम दी गई। कोर्ट चले गए, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट दिया। किसके लिए? कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से पहला कदम था उसमें। लेकिन बाद में राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए पर्सनल लॉ की व्यवस्था को मान लिया। उस वक्त देश में कंडीशन ऐसा था, विद्रोह हो जाता पूरी तरह से।
तो पहले देश देखें कि पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड देखें? पहले देश देखना है। तो 1986 में क्या हुआ कि जो राजीव गांधी सरकार थे, मैं RG लिख देता हूँ, राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, अमेंडेड एग्जिस्टिंग लॉ, अमेंड करके फिर नहीं होने दिया। तभी हो भी नहीं सकता था, देश इतना आगे नहीं था। अब इस पे प्रयास चल रहा है, आगे अचीवमेंट इसमें मिलेगा। आइए, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के बाद आप लोगों ने DPSP पढ़ा। DPSP में कन्फ्लिक्ट भी देखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी देखा। मैं पेंशन रूल पे चलूंगा, उससे पहले आज 2 टॉपिक पढ़ने हैं। जरा मैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी पूरा कर लूं। जब आप आएंगे 36 से 51 तक आप लोगों ने DPSP पढ़ा, उसके बाद देखिए एक आप लोगों के लिए आया, ये पहले से था नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज में क्या है, ये आपका आर्टिकल 51A है। 51A एक ही आर्टिकल है, ये पहले नहीं था। इसका जो सोर्स आप देखेंगे, ये कहां से गवर्न होते हैं, जो पुराना पहले सोवियत संघ था, USSR बोलते थे उसको, वही इसका स्रोत है फंडामेंटल ड्यूटीज का। हमारा रशिया के साथ अच्छा संबंध रहा है शुरू से ही, तो उससे ये गवर्न होकर के आया है, वहां से इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। नॉन जस्टिसिएबल है, अगर इसे जस्टिसिएबल कर दिया जाए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट नहीं, राइट के साथ साथ ड्यूटीज भी होने चाहिए। अगर जस्टिसिएबल कर दिया जाए तो याद रखिए सबका रोना आ जाएगा, नहीं मानेंगे पब्लिक, सरकार जेल में डाल देगी। ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे नहीं जोड़ा गया था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से आया है, और 42nd अमेंडमेंट आपको पता चल गया होगा 1971 इंदिरा गांधी, 1976 सॉरी 24 था ना 71 से 76 इंदिरा गांधी 24 से 42 तक का, और उन्होंने क्या किया, ऐड किया 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। कहा फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होने चाहिए देश के प्रति। इसके बाद एक अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट हुआ, राइट टू एजुकेशन जब आ रहा था, तो एक अमेंडमेंट इसमें हुआ 86 अमेंडमेंट 2002, और इसमें से एक और जुड़ गया +1 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्या जुड़ा था राइट टू एजुकेशन में, कि भाई 6 से 14 साल के बच्चे को सरकार शिक्षा देगी, फ्री एजुकेशन देगी, तो गार्जियन जो उनके माता पिता या लीगल गार्जियन है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई कि भाई बच्चों को भेजिए स्कूल। बात करेंगे अभी इस पे, इसमें जोड़ा गया था। चलिए ये क्या जोड़ा गया देख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या जोड़ा गया, कहा गया कि भाई प्रोवाइड, अगर आप बच्चों को भेजेंगे ही नहीं तो जो गार्जियन होंगे, ठीक है, अपने बच्चों को प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एडुकेशन, किसके लिए, तो हिज हर, जो भी होंगे, हिज हर वार्ड, बच्चे के लिए, हिज हर वार्ड्स बिटवीन एज, कितना, एज ऑफ कितने साल के होंगे, 6 to 14 ईयर्स। यहाँ माता पिता, गार्जियन, पेरेंट को भी जिम्मेदारियां दी गई कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को आपको क्या करना है, एडुकेशन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। कहने का मतलब स्कूल भेजना है, सरकार फ्री एडुकेशन देगी। ये जोड़ा गया, ये के नंबर पे जोड़ा गया था वहां पे 10-11। तो अभी टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपके। 10 जुड़े 42nd अमेंडमेंट से, एक जुड़ा। ये 42nd अमेंडमेंट लाने से पहले एक कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। सरदार स्वर्ण, सरकार को लाना रहता है तो ले ही आती है, कोई कमेटी बना के कहती है कि हाँ करो।
सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज प्लस एक बाद में जुड़े वो 86 अमेंडमेंट, जब राइट टू एजुकेशन आपको मिल रहा था। तो अब आपको पता चल गया है 21A आर्टिकल जब आ रहा था तो कहां कहां चेंज हुए थे। आर्टिकल 45 में चेंज हुए, आर्टिकल 51A में चेंज हुए राइट टू एजुकेशन आते वक्त। ये चार्ट मैंने वहां बनाया था, मैंने कहा था आगे बात करेंगे। अब आपका क्लैरिटी 86 अमेंडमेंट पे हो गया होगा, कहां कहां दो चीजें जुड़ी। जरा ये एक बार ओवरव्यू लेते हैं ब्रीफ, कि भाई इसको भी हम थोड़ा क्लासिफाई करते हैं कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या है। नहीं तो आप लोग बाद में पढ़िएगा नहीं, एटलीस्ट यहाँ एक बार देख लीजिएगा तो आपके लिए काम हो जाएगा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो देखिए 3 तरह, एक तो नेशनलिस्ट आइडिया से जुड़ा हुआ है, नेशनलिस्ट आइडिया से जुड़ा हुआ जो चीजें हैं। एक कल्चरल आइडिया से जुड़ा हुआ चीज है कि आपको कल्चर भी तो प्रोटेक्ट करने हैं, कल्चरल आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज, ठीक है। हम 2 में ही रखते हैं, थर्ड आप चाहें तो अदर्स भी कुछ लोग रखते हैं, लेकिन हमारा 2 में ही कवर आ जाएगा। नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज क्या क्या है। सबसे पहला देखिए आपका ड्यूटी है एबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को आपको मानना ही मानना है, नहीं मानेंगे तो जस्टिसिएबल नहीं, ऐसे सरकार नहीं जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या, अगर ये करेंगे तो रिस्पेक्ट करिए फ्लैग का, अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट। नेशनल फ्लैग ऐसा नहीं है कि फ्लैग को आप कुछ भी करेंगे, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग। जो आपके नेशनल एंथम हैं उसको भी आप फॉलो करिए, रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। जो भी आइडियोलॉजी है इससे रिलेटेड, इस आइडिया को रिस्पेक्ट करिए, फॉलो करिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए चीजें हैं। देखिए जो लोग हमारे आजादी के लिए लड़े, ठीक है, उनको फॉलो भी करिए और चेरिश भी करिए, ठीक है, उनका बढ़ावा भी हो, फॉलो और ऑब्लिक करके मैंने चेरिश भी लिखा है। दी नोबल आइडियाज, दी नोबल आइडियाज, ठीक है। क्या किया, दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल, दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल, नेशनल स्ट्रगल फॉर किसके लिए, तो आजादी के लिए। मतलब जो आजादी दिलाने के लिए जो आइडियोलॉजी थी, जो नोबल आइडियाज थे या उस वक्त के जो सिद्धांत थे, उनको भी आप फॉलो करिए, चेरिश करिए, ठीक है। देखिए आप अपनी कंट्री को डिफेंड करिए। अच्छा इसमें ना आपको ABCD करके मिलेगा, ए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ ABC मैं उसी क्रम में ही लिखता हूँ, ABC। तो C में कहता है डिफेंड कंट्री, आप अपने देश का ही बुराई नहीं करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है। और जहां जरूरी होगा रेंडर नेशनल सर्विस, हो सकता है सरकार आपको मिलिट्री सर्विस के लिए बुला दे, कोविड में सरकार बोलेगी तो आपको जाना है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। कब, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन आस्क्ड टू डू सो, जब आपसे कहा जाए, ऐसे नहीं अपने मन से मिलिट्री में मत चले जाइए कि आज से मिलिट्री मैन हूं, आस्क टू डू सो, जब आपको करने कहा जाए, ठीक है। देखिए सॉरी ये D में आएगा, डिफेंड वाला है ना, D वाला डिफेंड आता है, C में आता है, C में बाद में लिख रहा हूं, C में आता है कि भाई अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। अच्छा देखिए हमेशा आप लोग कंडक्ट रूल पढ़े, वो भी वहां पे भी शामिल था, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। किसको प्रोटेक्ट करना है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये आपको बचा के रखना है, हमेशा कोशिश करना है, ये आपकी ड्यूटीज है। जरा कल्चरल आइडियोलॉजी पे चलें। कल्चरल आइडियोलॉजी पे आप देखेंगे
कल्चरल आइडियोलॉजी, हमारा कल्चर समरसता का रहा है। तो आप वहां पे देखेंगे बात की जाएगी कि प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड की। आप क्या करिए, प्रमोट हार्मोनी, आपस में लड़ाई नहीं करिए, भाईचारा बनाए रखिए, ब्रदरहुड। ठीक है, ये आपकी ड्यूटीज है, बट ये इनफोर्स इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन आपको फॉलो करना है। आप देखिए, वैल्यू एंड प्रिजर्व कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, आपको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। वैल्यू एंड प्रिजर्व, आप ये नहीं कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, सबके कल्चर को आपको क्या करना है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके कल्चर को आपको प्रोटेक्ट करना है। कंपोजिट कल्चर, सब मिल करके चलना है। जी नंबर में आप देखिए, आपको क्या होना चाहिए, हैव कंपेशन फॉर, सब पे दया रखनी है, कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। ये नहीं किसी सलमान खान की तरह मर्डर कर दिए जाके हिरन का, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लिविंग क्रिएचर के प्रति कंपेशन रखना है, प्लस उनको क्या करना है, कंपेशन रखने का मतलब क्या, मन ही मन नहीं रखना, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, प्रोटेक्ट भी करना है उनको। उनके साथ साथ आप जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करेंगे, वाइल्ड लाइफ को भी, ठीक है, इन्वायरमेंट को भी, इन सबको आपको प्रोटेक्ट करने का क्या दिया गया है। देखिए, जो डीपीएसपी में सरकार को निर्देश दिए गए, कुछ इसी तरह का आपको भी फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। आपको बहुत ज्यादा अंधविश्वासी नहीं होना है। आप देखेंगे जी के बाद एच में जब बात करेंगे तो आपको वहां पे कहा गया है कि भाई ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। आप क्या डेवलप करिए, ह्यूमनिज्म डेवलप, ह्यूमनिज्म मानवता की, ह्यूमनिज्म प्लस साइंटिफिक टेम्पर। ऐसा नहीं कि अंधविश्वासी बन के, साइंटिफिक टेम्परामेंट, कोई भी चीज को आप जांच पड़ताल करेंगे, हाँ जी ये सही है नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है। आपकी ड्यूटीज है, आपकी ड्यूटीज में शामिल किया गया है। आप देखेंगे आई नंबर में कि भाई सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, आपको क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है। ऐसे नहीं कि चढ़े डीटीसी के बस में तोड़ दिए उसको, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे प्रोटेक्ट करना है, याद रखिएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको सेफगार्ड करना है। और हमेशा आपको आगे बढ़ने का आइडिया मिलता है कि स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, जे नंबर कहता है क्या करना है, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, हमेशा आपको एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। चाहे एग्जाम देना हो या कुछ भी तैयारी कर रहे हो, हमें हर फील्ड में एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने हैं। और के नंबर आपको पता है, लास्ट में 6 to 14 ईयर वाले बच्चे के लिए जो गार्जियन की जिम्मेदारी दी गई है, तो इस पे बात नहीं करेंगे। इतने आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कब आए, कहां से आए, इससे आपको याद रखना है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हम इतना ही रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट क्लास में जो है